हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने मनी मार्केट एंड कॉल मनी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि बैंक्स का क्या रोल होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। So, what is the role of bank in the economic development of India? Since independence, commercial banks in India have undergone significant expansion in both territory and services offered, reflecting a transition from conservatism to embracing the challenges of planned economic growth. This expansion includes attention to non-traditional sectors, marking a pivotal shift in the banking landscape. यानी कि बैंक्स जो हैं वो हमेशा से ही किसी भी कंट्री का एक सिग्निफिकेंट पार्ट रही है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं उसके बैंकिंग सेक्टर से ही रिफ्लेक्ट करती है, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर ही जो आपका मनी है उसके इनफ्लो एंड आउटफ्लो में हेल्प करती है। बैंक्स आपको मल्टीपल टाइप्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी सर्विसेज ऑफर होती हैं एंड इन नॉट जस्ट टेरिटरी बेसिस बट ऑल्सो सर्विसेज ऑफर। साथ में जो उनकी सर्विसेज है जो बैंक्स ऑफर करते हैं, अब वो केवल हमें लोन्स प्रोवाइड करने के लिए या फिर हमारे पैसे को बैंक में रख के सिर्फ सेविंग्स के पर्पज पे नहीं होता, बल्कि बैंक्स हमें बहुत वेरीड टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जो कि ये शो करती है कि अब जो हमारी इकोनॉमी है उसके जो बैंक्स है वो कंजर्वेटिज्म नहीं है, बल्कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके लिए वो जितनी भी चैलेंजेस हैं उनको एम्ब्रेस करते हैं ताकि कंट्री की जो ग्रोथ है वो बढ़ सके। अब बैंक्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है? तो सबसे पहले किया गया उन्हें शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के नाम से। अब शेड्यूल्ड बैंक्स में कौन कौन से आते हैं? Scheduled banks are listed in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. They include public sector bank, private sector bank and foreign banks. पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हो गए? जहाँ पे मेजर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, जैसे आपके एसबीआई है, पीएनबी है। और प्राइवेट सेक्टर की जहाँ बात की जाए वहाँ पे जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर जो ओनर्स हैं उनके पास उस बैंक की ओनरशिप होती है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक्स। फॉरेन बैंक्स की अगर बात करें तो ये वो बैंक्स हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया के बाहर है, जैसे सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। इन सारे बैंक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश्ड है, पर उनकी जो फंक्शनिंग है वो यहाँ पर भी होती है। और नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स आपके कौन से हो गए? दीज बैंक्स आर नॉट लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं कि आखिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आखिर क्यों जरूरत होती है बैंक्स की किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ इंडियन बैंक कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि बैंक्स का जो मेजर रोल रहता है वो तो कैपिटल फॉर्मेशन और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रहता है। एनालाइज हाउ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बाय बैंक्स इम्पैक्ट कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब बैंक्स मोबिलाइज करते हैं डिपॉजिट्स को, वो डिपॉजिट्स ही आपका एक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनता है और वो ही आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। यानी कि बैंक्स क्या है, वो एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, उनके बीच के रिलेशनशिप को वो स्टैब्लिश करते हैं। अब इम्पोर्टेंस जानते हैं कि बैंक्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है डेवलपमेंट में। So it promoting saving habits. Banks offer attractive deposit scheme encouraging people to save. यानी कि बैंक्स क्या करते हैं, लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा होता है उसको वो बैंक्स में आके डिपॉजिट करें। अब बिना बेनिफिट के तो कोई भी पर्सन अपना पैसा बैंक्स में नहीं डालेगा। सो टू मेक पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इनटू सेविंग्स अकाउंट, बैंक क्या करते हैं, अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स को ऑफर करते हैं ताकि लोग अपना पैसा वहां पे सेव कर सकें। Second is capital formation and industrial growth. Banks collect deposits and provide loans to industries, fostering capital formation. अब बैंक्स के पास अपना खुद का पैसा नहीं होता है। बैंक्स क्या करते हैं, जो लोगों का पैसा सेव होता है, यानी कि जो उन्होंने लोगों की सेविंग्स को बैंक्स में डिपॉजिट किया है, उसी पैसे को वो क्या करते हैं, फर्दर लोन्स के फॉर्म में इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट आपका आता है फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। बैंक्स ऑफर वेरियस सर्विसेज लाइक मोबाइल बैंकिंग,
like debit and credit cards, making transactions easier and promoting trade and commerce. यानी कि बैंक क्या करते हैं, ट्रेड के लिए या कॉमर्स के लिए हमें अलग अलग तरह की बैंकिंग की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ताकि हमें ट्रेडिंग में ईजियर हो जाए ट्रांजैक्शंस को करने में। नेक्स्ट है आपका जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। बैंक्स प्रमोट इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। अब जब इंडस्ट्रीज बन रही हैं, बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोन्स के फॉर्म में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, तो अब इंडस्ट्रीज बनेंगी तो वहाँ पे डेफिनेटली लोगों को जॉब क्रिएशन भी होगा, जहाँ पे उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाएगी। सो बैंक्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं उस इन्वेस्टमेंट में, अदरवाइज इंडस्ट्रीज को पैसा कहाँ से मिलेगा अगर बैंक्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो इट्स लाइक अ साइक्लिक चेन कि लोग बैंक पे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक लोन प्रोवाइड करती है, फिर इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, और इंडस्ट्रीज में जो लोग जॉब करते हैं फिर अल्टीमेटली उन्हें जॉब्स में वेजेस एंड सैलरीज मिलते हैं, जिसमें से वो फिर से कुछ पैसा सेव करके बैंक्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो इट्स लाइक अ साइक्लिक चेन जो चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। Banks provide loans to the agricultural sector at lower interest rates, aiding in agricultural development. अब बैंक्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को भी लो इंटरेस्ट रेट्स पे, जैसे अगर बिजनेसमैन है या फिर नॉर्मल अदर पीपल्स को जो लोन प्रोवाइड होते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, वो कंपैरेटिवली हायर होते हैं। बट जो एग्रीकल्चर के पर्पस पे लोन दिए जाते हैं उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो रखा जाता है, बिकॉज एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और जिन लोगों को एग्रीकल्चर लोन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फार्मर्स हो गए, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर सके, अदरवाइज वो बैंक से लोन लेने की बजाय प्राइवेट लेंडिंग की तरफ चले जाएंगे, जैसे जमींदार से ले लेना या फिर लोगों से बोरो करना, जो उनके लिए एक डेट ट्रैप की तरह वर्क करता है। सो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को लो कर देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए बैंक से ही लोन्स लें। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मतलब बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इज कि कंट्री की मनी सप्लाई को मैनेज करना, कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट है, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है, उसके लिए किस तरह से मनी का रेगुलेशन होगा, क्या पॉलिसीज है, क्या स्कीम्स है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आता है, जिसमें बैंक एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि पैसा जो जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग पॉलिसीज एंड स्कीम्स में, वो बैंक्स के थ्रू ही जाता है। सो दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है प्रमोटिंग बैलेंस डेवलपमेंट। Banks spread their operations to rural areas, contributing to balanced development across regions. यानी कि बैंक्स क्या है, वो सिर्फ अर्बन एरिया के डेवलपमेंट में काम नहीं आते, बल्कि वो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में, जितना भी वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक सेक्टर का बढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरी कंट्री को एक साथ बढ़ना पड़ेगा, तभी एक बैलेंस डेवलपमेंट होती है, जिसमें रूरल एंड अर्बन दोनों साथ में डेवलप होना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स की क्या फंक्शन है? Commercial banks are crucial to the financial system of a country. They offer various services to businesses and consumers through their branches. Here are some of their functions. सबसे पहले आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन किसी भी बैंक का क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन होता है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। दीज डिपॉजिट्स इंक्लूड करंट, सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे आप और हम भी है, हम बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो बेसिकली वो सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में ही खुलवाते हैं, या फिर अगर हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनवाना होता है तो वहां पर हमें करंट अकाउंट की नीड पड़ती है। अदरवाइज पब्लिक के लिए सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू वो डिपॉजिट्स को कलेक्ट करते हैं। Current accounts are for making payments, while savings account yield interest and for the saving money. यानी कि करंट अकाउंट का जो फीचर होता है उसमें आप सिर्फ पेमेंट्स कर सकते हो, यानी कि उसमें कोई आपकी लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी पैसा ट्रांजैक्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे। बट करंट अकाउंट में आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जहाँ पे सेविंग्स अकाउंट्स की बात आती है तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आप जितना सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा डालते हो, सेव करते हो, उस पर आपको 6 मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आपको उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है।
और जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, वो आपकी सेविंग ऑफ मनी होता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका होता है मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस। Banks keep a portion of their deposits as reserve and lend the rest to the individuals and businesses. Loans can be against collateral, cash credit, overdraft facilities, or by discounting bills of exchange. यानी कि बैंक्स का एक प्राइमरी फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट। अब डिपॉजिट आने के बाद उस डिपॉजिट को वो लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए आपको अपने लिए घर खरीदना है, अब आपके पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, आप क्या करोगे, आप बैंक के पास जाओगे, लोन मांगोगे। अब बैंक का खुद का पैसा तो होता नहीं है, तो वो जो उसने डिपॉजिट्स किए हैं लाखों लोगों से, जो पैसा कलेक्ट हुआ है इस बैंक के अंदर, वो क्या करेगी, वो आपको उसमें से लोन के फॉर्म में पैसा प्रोवाइड कर देगी। वो एक सर्टेन अमाउंट रिजर्व रख लेगी, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में जिस पर्सन ने डाला है या फिक्स्ड डिपॉजिट में जिसने डाला है, उसको नीड हो सकती है सडनली पैसे की। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व क्रिएट करके रखा जाता है, ताकि अगर पर्सन अपना पैसा वापस लेने आता है या फिर दे आर विड्रॉइंग, तो बैंक के पास उतना सफिशिएंट कैश होना चाहिए। रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो लोन्स के फॉर्म में इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जिससे बैंक की भी एक इनकम जनरेट होती है। जैसे आप इसको मान सकते हो, आप इसको डिटेल में अगर समझो तो, जिससे मान लीजिए कि आप एक पर्सन हो और आपने बैंक में पैसा प्रोवाइड किया, और बैंक ने उसी पैसे को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर दिया, एज अ लोन प्रोवाइड कर दिया। सो अब बैंक क्या करेगा, वो आपको आपका पैसा जो जमा कर रहे हो आप, उसके रिगार्ड में जो इंटरेस्ट आपको देता है, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 8% हो गया। बट जब वो लोन के फॉर्म में पैसा देती है, तो उसके बदले में जो पर्सन इंटरेस्ट पे कर रहा होता है, वो हो सकता है 12% का हो। तो ये जो बीच का डिफरेंस आता है 4% का, जो ये डिफरेंस है 12% और 8% का, ये बैंक की अपनी इनकम हो जाती है। सो इस तरह से बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा मेंटेन रहता है, कि आप अपना पैसा जमा कर रहे हो सेविंग्स के फॉर्म में, तो आपको उस पे 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, आपकी भी इनकम हो रही है। ल्यूक्रेटिव बेनिफिट है कि आप घर पे तो पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, बैंक में आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आपका पैसा रखे रखे भी धीरे धीरे एड ऑन हो रहा है। और वहीं लोन के फॉर्म में आपको आपकी नीड के टाइम पे इमीडिएटली पैसा भी मिलता है, और साथ में आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, उसके ज़रिए बैंक अपनी भी इनकम को जनरेट करता है। और ये लोन्स किसके अगेंस्ट में मिलते हैं, किसी तरह की कोलैटरल के, के या कैश क्रेडिट है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, उसके बिहाफ पर आपको ये लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है बैंक का, सेकेंडरी फंक्शन होता है जैसे एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज में बैंक एक एजेंट की तरह एक्ट करता है कस्टमर्स के लिए, जिसमें वो पेमेंट्स के लिए, कलेक्टिंग चेक्स, ड्राफ्ट्स या बिल्स एंड एक्सचेंजिंग फॉरेन करेंसीज के काम आता है। दे ऑल्सो एक्ट एज ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर्स फॉर क्लाइंट्स। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती हैं, बैंक प्रोवाइड सर्विसेज लाइक सेफ गार्डिंग मनी एंड वैल्यूबल्स, ट्रांसफरिंग मनी, मर्चेंट बैंकिंग, एटीएम फैसिलिटीज, ट्रैवलर्स चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि इस तरह की फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है। जैसे आपने बैंक के लॉकर सिस्टम्स के बारे में सुना होगा, जहां पर आप अपनी ज्वेलरीज एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स या वैल्यूबल चीज़ों को रख सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर उन्हें सेफ गार्ड करता है। आपको मनी ट्रांसफरिंग में हेल्प करता है, मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड करता है, एटीएम की फैसिलिटीज देता है। बहुत तरह की सुविधाएं आपको जनरल सर्विसेज के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बैंक क्या करता है, रिस्क मैनेज करता है। सो बैंक असेस द रिस्क ऑफ लेंडिंग मनी बाय इवैल्यूएटिंग बोरोवर्स फाइनेंशियल सिचुएशंस। बाय अवॉइडिंग रिस्की बोरोवर्स दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। अब बैंक्स में आपने जनरली देखा होगा, हर एक को लोन नहीं दिया जाता। यू हैव टू बैक समथिंग एज अ कोलैटरल, या फिर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जाता है, ताकि जो आपका लोन रीपेइंग कैपेसिटी है उसको चेक किया जा सके। उसी के बिहाफ पर आपको कितना लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें बैंक इवैल्यूएट करता है, जिसकी वजह से रिस्क को मैनेज किया जाता है, ताकि बैंक
भी अपने लॉसेस को रिड्यूस कर सके। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बैंक ने पैसा लेंड कर दिया लोगों को, बट उन्होंने ना इंटरेस्ट पे किया, ना प्रिंसिपल पे किया एंड लाइक उनके पास पैसा भी नहीं है। सो दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इस तरह के लॉसेस क्या होंगे? फिर जिसने लोन लिया वो तो डिफ़ॉल्टर बना ही, बैंक को भी नुकसान हुआ और जिन लोगों का पैसा उन्होंने लोन के फॉर्म में दिया था, उन लोगों को तो अपना पैसा वापस चाहिए ही होगा। सो इट बिकम्स अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर बैंक्स कि वो पैसा लेंड करने से पहले उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करें कि वेदर द पर्सन इज़ एलिजिबल टू पे बैक और नॉट। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस बैंक बियर कर सकते हैं, बट नॉट वेरी मैसिव और ह्यूज, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप नेट पे देख सकते हो कि कैसे लोग पैसा ले करके जब नहीं पे बैक करते तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ता है जिन्होंने अपना पैसा बैंक्स में एज सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स डाला हुआ था। नेक्स्ट आपका है सपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। बैंक्स फाइनेंस स्मॉल बिजनेसेस हेल्पिंग देम टू स्टार्ट ऑपरेशंस एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप का सपना देखते हैं दैट दे वांट टू ओपन देयर बिजनेसेस या फिर उनके स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको वो स्केल अप करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए बैंक्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो भी ग्रो कर सकें। वो जितना ग्रो करेंगे उतना ही एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा एंड अल्टीमेटली द साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट कीप्स ऑन मूविंग। नेक्स्ट है आपका वेल्थ मैनेजमेंट। बैंक्स ऑफर अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू इंडिविजुअल्स हेल्पिंग देम ग्रो देयर वेल्थ। अब जैसे कि बैंक्स आपको म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड अदर बहुत तरह की स्कीम्स एंड ऑप्शंस प्रोवाइड करती है ताकि लोग अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग सपोर्ट। कॉमर्शियल बैंक सपोर्ट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हेल्पिंग फाइनेंस गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर उनके जो म्यूचुअल फंड्स एंड अदर चीज़ें होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन चीज़ों को परचेज करके, जिससे गवर्नमेंट के पास इमीडिएट फंडिंग पहुंच जाती है, जिससे वो आगे फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमर्शियल बैंक्स एंड वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।